हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी और क्या चल रहा है। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है हमारी नर्सिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस के ऊपर, क्योंकि हम पहले एक वीडियो डाल चुके थे जो थी हमारी इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस के ऊपर। आप सबको पता ही है कि जो यूपी में एग्ज़ाम होता है उसमें 40 मार्क्स जो मिलते हैं वो हमारे इंग्लिश को मिलते हैं, ग्रामर को, और 40 मार्क्स हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड रहता है, और बाकी 40 प्लस हमारा पीसीबी रहता है, जिसमें हमारा सारा एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना 12th क्लास में, क्योंकि आप 12th क्लास पास करने के बाद ही एग्ज़ाम देंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सिलेबस होता है, ऐसा टॉपिक होता है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होता है, और वो इस एग्ज़ाम के मद्देनज़र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, बहुत सारे सिलेबस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं अपनी तरीके से कुछ सिलेबस बताना चाहती हूँ जो कि मैंने फॉलो किया था और मैंने पढ़ा था। तो मेरे 30 मार्क्स आए थे शायद नर्सिंग एप्टीट्यूड में, 30 या 29, थोड़ा सा भूल रही हूँ, लेकिन 30 29 में से कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, क्योंकि मैं भी कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। अभी बहुत मेरे पास 15-20 मिनट है, सोचा कि वीडियो शूट कर लेते हैं। तो कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो मैं आपके सामने बता रही हूँ। तो फर्स्ट है हमारा नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो इंडिया में कैसे आया, किसके थ्रू आया, फ़र्स्ट कॉलेज कौन सा था, फर्स्ट इंस्टीट्यूट कौन सा था, या फिर फर्स्ट टाइम कब स्टेबलाइज हुआ था, कौन सा कॉलेज हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सब आता है हमारा फर्स्ट नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ लेंगे कि कौन इसको लेकर आया था इंडिया में और कैसे कैसे आया था। ठीक है, तो इसके ऊपर भी जब मैंने स्टडी की थी तो मैंने भी पूरा 2-3 पेज लिखे थे यूट्यूब से सर्च कर करके, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगी, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी इसमें हेल्प कर दूंगी जो मैंने पढ़ा था। ठीक है, और मेरे सारे टॉपिक क्लियर हो चुके थे। सेकंड है हमारा वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। ये थोड़ा सा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी टॉपिक है, जो कि मेरा फेवरेट रह चुका है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इजी है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे या जो स्टूडेंट नर्सिंग में थोड़ा सा काम कर चुके हैं, किसी हॉस्पिटल में जॉब कर चुके हैं, या उनको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो उनके लिए बहुत ही ईजी टॉपिक रहता है वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि इसमें हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट के बताए जाते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे कि ओपीडी है, आईपीडी है, आईसीयू है, एनआईसीयू है, और मैटरनिटी डिपार्टमेंट है, और जनरल वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड है। इन सब के बारे में बहुत जाहिर सी बात है कि आपको भी नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि क्या ओपीडी होती है, क्या आईपीडी होती है, क्या जनरल वार्ड होता है, क्या इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, इन सब के बारे में। और इन सब के बारे में हम डीपली में बाद में पढ़ेंगे जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और अभी मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ कॉलेज ज्वाइन करने के बाद, सोचा था कि अच्छी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। सुबह का टाइम मैंने इसलिए चूज़ किया आज जल्दी काम ख़त्म करके, क्योंकि शाम को 6 बजे तक मैं घर पहुंच जाती हूँ। 6 बजे के बाद बहुत अंधेरा हो जाता है और इतनी ज़्यादा टायर्डनेस होती है ना कि बस पूछो मत, कि हम कुछ भी करने की हालत में नहीं रहते हैं, फिर तो बस नींद ही दिखती है। तो इसलिए सोचा कि अभी वीडियो बना लेते हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट करेंगी तब मैं लीव ले लूँगी। थर्ड टॉपिक है हमारा बेसिक हेल्थ सर्विस। इसमें हमारा जो भी बॉडी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं। एनाटमी मतलब हमारा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना हुआ है, कितनी ज़्यादा बोन्स होती हैं, कौन सी बोन कहाँ होती है, किस बोन का क्या नाम होता है। फिजियो यानी कि हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन है, कौन सा फंक्शन कैसे वर्क करता है, किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है। एना फिजियो ये आपको बायोलॉजी में चैप्टर हैं वो मिल जाएंगे, उसको आप पढ़ सकते हैं, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और हमारी ब्लड सेल के बारे में, ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इनके क्या क्या वर्क होते हैं, कौन सी कितने दिन तक लाइव रहती है, कहाँ जाकर वो डेड हो जाती हैं, डेड सेल किसको कहते हैं, ये सारे टॉपिक आपके इसमें बेसिक हेल्थ सर्विस में जाकर ख़त्म हो जाएंगे। और ये बड़ा टॉपिक है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इतने मैं बता रही हूँ, ये सारे इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई भी स्किप करने वाला टॉपिक नहीं है। फोर्थ है हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर की सबसे पहले जो हमारी केयर दी जाती है, या इसमें कुछ टॉपिक्स आपको अलग से पढ़ाए जाएंगे, ये आपका खुद का नॉलेज का नहीं है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा हेल्थ प्रोग्राम कहाँ पर कब चलाया गया था, फर्स्ट कब चलाया गया था, सेकंड कब चलाया गया था, या फिर कौन सी डोज कब दी जाती है, टीका वगैरह कब लगाया जाता है, कौन सा टीका किसको कब कैसे दिया जाता है। बच्चा जब कोई भी
न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको कौन सा टीका लगाया जाता है, जब वो 6 मंथ का होता है तब कौन सा टीका लगाया जाता है, जो मदर होती है उसको कौन सा लगाते हैं, जो भी है टीकाकरण के बारे में ज़्यादा इसमें पढ़ाया जाता है। और कौन सा हेल्थ प्रोग्राम कब कहाँ चलाया जाता है, ठीक है, कब कहाँ नहीं, मतलब कब चलाया गया था या कब सबसे पहले था, फिर कब सेकेंड डोज उसकी दी गई थी, ये सब आता है हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर में, ठीक है। फिर है 5th नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। इसमें आते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम जो हमारे किसी भी बीमारी को, किसी भी ऐसी डिज़ीज़ को जो हम टीकाकरण के माध्यम से ख़त्म कर सकते हैं, वो चलाए गए थे, ठीक है। जैसे कि मलेरिया है, लिप्रोसी है, एड्स कंट्रोल है, पोलियो प्रोग्राम है, ये सब हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं सरकार के थ्रू, जो कि इसको ख़त्म करने के प्रयास से चलाए जाते हैं। और कुछ जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल भी हुए हैं, तो उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो हमारे यहाँ पर 5 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। 6th पॉइंट है हमारा बेसिक मेडिकल केयर। बेसिक मेडिकल केयर कि कब किसको क्या दी जानी चाहिए, अगर जुकाम है तो क्या यूज़ कर सकते हैं, या बहुत बेसिक चीज़ें रहती हैं, इसमें ज़्यादा डीप जानने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको शायद खुद को पता होगा, अगर खुद का भी सेंस है इतना और आप मेडिकल लाइन से थोड़े बहुत भी कनेक्टेड हो, कि फ़र्स्ट एड कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, फ़र्स्ट एड की नीड कब होती है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मैंने जो ऊपर के आपको क्वेश्चन या टॉपिक्स बताए थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कि कौन सी मेडिसिन कैसी है, आयुर्वेदा है, यूनानी है या फिर सिद्धा है, मतलब मेडिसिन का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है कि हाँ आयुर्वेद में ऐसा होता है, होम्योपैथिक में ऐसा होता है, किसमें वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, किसका टाइम पीरियड कितना होता है, कि कौन सी मेडिसिन यूज़ करने के बाद आपको कितना टाइम लग सकता है, ये थोड़ा सा बेसिक है। इसका मैं कंफर्म भी नहीं कह सकती कि ये टॉपिक आपका कंपलसरी है पढ़ना, लेकिन हाँ एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी, और क्या पता ऐसा कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ना सभी है, आप अगर पढ़ेंगे और आपने जो पढ़ा है वो भी नहीं आया, तो जो आपने नहीं पढ़ा है वो आ जाए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ तो पढ़ा है, आपके अंदर सेंस हो जाता है कि हाँ इसका ये हो सकता है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो आप जो आएगा आप नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ रहे हो और वो नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते जो आ गया है। मतलब मेरा थोड़ा सा, आप इस बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने यही हुआ था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो जो मैंने पढ़ा था पूरी NCERT पढ़ी थी, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं आया था, लेकिन जो आया था वो मैंने कर दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे इतना सेंस हो गया था, इतनी नॉलेज हो गई थी कि हाँ इसका क्या क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाती है पढ़ते पढ़ते, इसलिए आपको सब पढ़ना है। मेरी थोड़ी सी बात थोड़ी सी उलझ गई थी, वो आप सुलझा लेना। 7th पॉइंट है यहाँ पर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है। इजी भी है, समझने की बात है, बस अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इजी है। कौन सी डिजीज़ में क्या प्रोसेस रहता है ठीक करने का, या फिर किससे कैसे बचाया जा सकता है, और कौन सी डिज़ीज़ कैसे स्प्रेड होती है, वो आपको इस टॉपिक में मिल जाएगा। थोड़ा सा इजी है, छोटा भी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। 8 पॉइंट है आपका मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इसमें जो प्रेग्नेंट लेडी होती है और उसका जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उससे रिलेटेड प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वो आपको पढ़ने की नीड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 8 टॉपिक बताए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो बहुत ईजी लगने लगेगा। कुछ बच्चों को नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत बुरा लगता है, हार्ड लगता है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत इजी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम अभी फ़िलहाल में जैसे नर्सिंग कर रही हूँ तो उसमें एक बुक आती है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, और वो पूरी की पूरी डिपेंड है नर्सिंग एप्टीट्यूड पर, क्योंकि जो चीज़ें मैं एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी जब मैंने पढ़ी थी वो चीज़ें अब मेरे नर्सिंग में आ रही हैं। फर्स्ट सेकंड सेम में उसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन हम अभी से कंटिन्यू कर रहे हैं उसको, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं चाहूँ तो आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वाली बुक्स भी पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत क्या पूरी की पूरी डिपेंड इसी से है, नर्सिंग एप्टीट्यूड से, ठीक है। तो आज का मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर प्लीज़ आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और थोड़ा सा सपोर्ट करना, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मेरा हौसला और बढ़ेगा और मैं वीडियो बनाने के लिए प्रिपेयर हो जाऊँगी। क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो फिर कमेंट भी नहीं करेंगे, तो फिर मेरा थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट होंगी और वीडियो बनाने के लिए
मतलब थोड़ा सा सोचूंगी कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, कोई तो लाइक करता ही नहीं है, नहीं बनाती वीडियो। तो ऐसा नहीं करना, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट ज़रूर कर देना कि कहाँ से वीडियो अच्छी लगी, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और क्या आपको अच्छा नहीं लगा वो भी बता देना। थैंक यू सो मच, बाय।